हेलो।
आप में से कितने लोग हैं जिनका बुक्स पढ़ी है, बुक्स है अपने पास? दोज हु हैव बुक्स, सबके पास है बुक्स। बाकी लोगों का बुक्स नहीं है ना, सर से बात करके कल से मेरी क्लास में बैठो, बुक्स लेके बैठना, ठीक है ना? क्योंकि अपन डायरेक्ट क्या बुक से ही क्वेश्चन करेंगे अब, ताकि आपको आइडिया रहे कि अपन क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चल रहा है। और बुक्स जिसके पास नहीं है ना, तो सर से बात कर लेना भैया ना, मैं क्लास में अलाउड नहीं करूँगा उसको। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? सर्किल को अपन ने सेक्टर की बात की थी जो, ये सेक्टर वाली बात समझ में आ गई सबको? ये देखो, ये सेक्टर वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है? अब हेडिंग डालो, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, हेडिंग डालो फटाफट, जल्दी बैठो। कृपया बातें ना करें, कीप क्वाइट, और ज़बरदस्ती की दोस्ती ना बढ़ाएं, कोई मतलब नहीं है ना? इधर बैठ जा, या इधर बैठ जा, फंस फंस के क्यों बैठा है? ठीक है भाई, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई? हैविंग फोर साइड्स, बहुत सिंपल सी बात है। और सम ऑफ ऑल एंगल्स एज 360 डिग्री। कितना डिग्री होता है भाई? 360 डिग्री होता है, यही कॉन्सेप्ट है। अब जनरल देखो, क्वाड्रिलेटरल को, हालांकि दो फैमिली है क्वाड्रिलेटरल की, पर अपन को दोनों के बारे में जानना जरूरी नहीं है। मेनली होते क्या है, देखो चार क्वाड्रिलेटरल होते हैं जो अपन को पढ़ना है। एक पढ़ना अपना स्क्वायर, जिसे अपन कहते हैं वर्ग। फिर रेक्टेंगल, जिसे अपन बोलते हैं आयत। फिर अपन बोलेंगे, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस, समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, और ट्रपेजियम, समलम चतुर्भुज। ये मेनली अपने पढ़ने के हैं, जो 2D के हिसाब से यही है ना? ठीक है, स्क्वायर हेडिंग डालो सबसे पहले। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ प्रॉपर्टी काम की है वही पढ़ा रहा हूँ। ज्योमेट्री में और डेप्थ में प्रॉपर्टीज पढ़ी जाएगी। कई लोग पागल होते हैं जिनका दिल किसी बात पे आ जाता है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। समझने की कोशिश करो, यहाँ सिर्फ अपन को एरिया और पेरीमीटर निकालना है, उसके अलावा कुछ नहीं निकालना है। तो हल्की फुल्की प्रॉपर्टी की आवश्यकता पड़ेगी, उतनी ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है? अब देखो, स्क्वायर के अंदर अपन बात करें, ये स्क्वायर बना लेते हैं अपन, ये बाद में बनाएंगे, ठीक है? ये स्क्वायर है, ABCD, ठीक है?
ये इसकी हो गई साइड, इसकी भुजा क्या मान लेते अपन, ए। मान लिया अपन ने भुजा क्या है इसकी, ए। तो आप बताओ कि ये सारे एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, ठीक है, कितने कितने डिग्री होंगे, 90-90 के। कितने के होंगे, होंगे 90-90 के। अब आप देखो एक चीज़ समझना, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री समझने की कोशिश करना, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके कौन से कोण बराबर होंगे, ये कोण बराबर होगा, एक तो ये और एक ये, दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब ये कोण कितने का होगा, इससे आपको क्या पता पड़ रहा है, इससे पता पड़ रहा है कि वर्ग की जो विकर्ण है, विकर्ण मतलब डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण, विकर्ण क्या करती है, इस वर्ग को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। क्या करती है, दिख रहा है आपको भाई, ये 45 का, ये भी 45 का, 45 का हो गया ना दोनों, तो दोनों क्या करते हैं, दोनों के बराबर बराबर हिस्से करती है। क्या करती है, ये याद रखना, दोनों क्या करती है, ये डायगोनल क्या करती है, स्क्वायर को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, हिस्सों में बांटती है। याद आ जाएगी क्या बात ये, हाँ ना बोल दो भाई जल्दी से फटाफट, याद आ जाएगी बात ये, 45। अच्छा इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर परिमाप 4a। इसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। अच्छा इसकी डायगोनल क्या होती है, डी, भाई ये √2a होती है, तो d बराबर √2a होता है। यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी भाई, d/√2 आएगी। इस a की वैल्यू अगर मैं यहां पे रख दूं तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, इससे भी एरिया निकलता है। आ रही बात समझ में, ये सारे फॉर्मूले होगा इसके, लिख लो फटाफट। और अगर इंग्लिश वाले लिखना चाहे ना तो इसमें लिखना कि इसकी जो डायगोनल है उसके वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करती है, डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, विकर्ण शीर्ष के कोण का समद्विभाजन करती है। हिंदी में भी लाइन लिख लेना, जिससे क्या होगा कि वर्ग के दो बराबर क्षेत्रफल मिलेंगे। वर्ग की विकर्ण शीर्ष के कोण का समद्विभाजन करती है। डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। कर लिया सबने नोट, देखो यहाँ बैठने के लिए कहा था ना भाई। कौन आ गया, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, जबरदस्ती झूठी बातें करता रहता है बेटा बेटा। नेक्स्ट देखो भाई,
कौन सा है भाई? सर्किल क्या है इसके अंदर? दिख रहा है आपको कौन सा वृत्त है? अगर मैं आपको बोलूं कि ये स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है ये, तो ये भी कितनी होगी? होगी कि नहीं होगी ये? अगर इसका केंद्र O होगा तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? कोई बताने की आवश्यकता है? हाँ या ना बोलो, बताने की आवश्यकता है इस बात में। इसमें अगर अपन को एक स्क्वायर के अंदर सर्किल दिया हुआ है तो अपन उस सर्किल की क्या नहीं निकाल सकते? रेडियस नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं। अगला तो यहाँ पे लिख दूँ क्या? R बराबर क्या होता है यहाँ पर? a/2, ठीक है। और अगर इसका सर्किल का एरिया निकालना हो तो क्या होता है? पाई R स्क्वायर होता है, तो क्या होगा? पाई a²/4। याद रखना ये बात, पूछे जाते हैं सवाल ये। ठीक है, ये कौन सा सर्किल है भाई? सर्किल बाह्यवृत्त, बाह्यवृत्त ना ये। अब बताओ इसमें अगर मैं बोल दूं यही होगी ना इसकी, क्या होगी इसकी? सर्किल की क्या हो गई? डायमीटर। सर्किल क्या हो गई? डायमीटर हुई ना। तो अब इसकी साइड कितनी है? तो डायगोनल कितनी होगी? तो डायगोनल बराबर √2 है और डायामीटर बराबर भी √2 है। दोनों लिख रहा हूं, देखो डायगोनल कितनी है? √2a और डायामीटर भी कितनी होगी? √2a। तो इसकी रेडियस कितनी होगी? √2a/2। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? a/√2। तो यहां से पता पड़ेगा कि अगर इसकी रेडियस वो कितनी होगी? a/√2, तो इसका एरिया कितना होगा? पाई a²/2 होगा कि नहीं होगा? पाई a²/2। क्लियर है? दोनों बातें लिख लो। ये कुछ मत कर, यहाँ पे R की वैल्यू देखिए कितनी है? कितनी R की वैल्यू बोल? a/2 यहाँ रख दें यहाँ पर। अपने बता दिया क्या आया। आप खुद भी अपना कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज़ करा करो। नहीं समझ में आया ना तो देखो, ये R की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? a/2 थी। R की वैल्यू पाई R² की जगह पुट कर दो। उधर भी यही किया है। और ये लिखा हुआ कितना है? 4 लिखा हुआ है ये। कर लिया नोट सबने? नोट कर लिया क्या? इन दोनों साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कौन सा है? चक्री चतुर्भुज कौन सा है? क्या होती है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर चक्री चतुर्भुज की परिभाषा? क्या होती है? जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर छूते हों। ऑल द वर्टिसेस लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। उसे ही क्या कहते हैं अपन? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कहते हैं। अब आप इनमें देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कौन सा बन रहा है? सेकंड वाला। ये छोटी छोटी बातें हैं जो अच्छे बच्चों को समझ में आती है, कमजोर दिमाग वालों को नहीं आती है। ठीक है ना, क्योंकि फिर वो आगे जब ज्योमेट्री पढ़ेगा तो कनेक्ट कर पाएगा। अन्यथा ऐसे होता है कि भाई टीचर ने 2D पढ़ाया, फॉर्मूले करा दिए, क्वेश्चन करा दिए, आप किसी किताब में से क्वेश्चन कर रहे हो, कर पा रहे हो, पर जैसे कंपटीशन एग्जाम की बारी आई आपसे एक सवाल नहीं हो रहा, क्योंकि वैसे सवाल जो किताबों में और जो यहाँ पे कराए जा रहे हैं वैसे सवाल उस तरीके के आते हैं पर घुमा के आते हैं। तो इसलिए आप ये सोचो कि सीधे सीधे सवाल नहीं आते एग्जाम में। अगर सीधे सीधे आते ना तो मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, भारत में अगर 5 लाख फॉर्म भर रहे हैं तो 4,50,000 का सिलेक्शन हो जाता। 5 लाख में से 500 का सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि वो कनेक्ट कर पाता है कि इस चीज़ का मतलब अगर यहाँ पर ये है तो मुझे सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो मुझे इसकी अप्रोच से ऐसे करना है।
वहाँ आपका भेजा लगाना पड़ेगा आपको। बिना आपका भेजा लगाएगा टीचर ऐसा पढ़ा दे जैसे स्कूल में बोर्ड में पढ़ा दे, तो क्या मेरिट सबके आती क्या? सबके आती क्या मेरिट? पढ़ाता तो कोई मास्टर है। फिर ऐसा क्यों होता है, भेदभाव क्यों हो रहा है? भाई हमारी मेरिट नहीं है, उसकी मेरिट आ गई, हमको तो आपने ही पढ़ाया था, उसको क्या अलग से दवाई दी क्या आपने? सोचते हो कभी इस बारे में? एक्चुअल में आप अपने आप से तर्क वितर्क नहीं करते, दिक्कत ये है। जिस दिन आप अपने आप से तर्क वितर्क करने लग जाओगे ना, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा आप कहाँ हो। आप क्या सोचते हो कि अपन ने फीस दे दी, टीचर के पास कोचिंग में चले गए, अब उसके माथे पड़ जाओ। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है ना, तो टीचर को जाके खून पी लो बस। अपनी एंड से कुछ भी नहीं करना अपन को। आप जब तक खुद स्वयं से नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत तकलीफ आएगी। क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन के लिए टीचर जिम्मेदार नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूं, सिलेक्शन के लिए टीचर जिम्मेदार नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होने के लिए टीचर जिम्मेदार है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप खुद स्टूडेंट हो, आप खुद जिम्मेदार हो। आपका सिलेक्शन हुआ है, आपकी मेहनत है। मैं कभी किसी का क्रेडिट नहीं लेता कि मेरी वजह से पास हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ खुद की वजह से पास हुआ है। कल ही अभी मेरे स्टूडेंट का मैसेज आया, सर मेरा SBI GA के अंदर मतलब मेरा लिस्ट में क्लियर हो गया, सेकंड लिस्ट का वेटिंग लिस्ट का वेट कर रही हूँ मैं खाली। तो मैं उसको ये नहीं बोलता हूँ कभी भी मुझे खुशी हुई मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया। मैं कहता हूँ ये आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत रंग लाई है। मेरा जो काम था मैंने कर दिया, सीधी सी बात है। गाड़ी शोरूम से निकलने के बाद सेल्फ स्टार्ट आपको ही करना पड़ता है, पेट्रोल भी आपको डलवाना पड़ता है, हवा भी आपको भरवानी पड़ती है, सर्विस भी आपको करानी पड़ती है। कंपनी आती है भाई घर पे पंप लेके लाओ मैं हवा भर दूँ? आती है कंपनी? नहीं आती है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आपको पढ़ना पड़ेगा खुद को। आप टीचरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, यूट्यूब के भरोसे कोई बढ़िया टीचर के डिपेंडेंट से होने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये कटु शब्द है, कठिन है, कठोर है। छोटे शहर के लिए बड़े कठोर शब्द होते हैं, क्योंकि पता है छोटे शहर के लोग क्या सोचते हैं, टीचर के माथे पड़ जाओ, मुझे तो ये पढ़ा देगा, मुझे तो। उसकी शुरू से अपन क्या होता है, कॉलेज टाइम में स्कूल टाइम में क्या होता है, स्कूल टाइम में ट्यूशन पढ़े होते हैं, टीचरों के भरोसे होते हैं। कॉलेज टाइम में एक बढ़िया इंटेलिजेंट दोस्त होता है, वो क्या करता है, चैप्टर की समरी समझाता है, अपन जाके चिपका के आ जाते हैं एग्जाम में और पास हो जाते हैं। वो अपनी टेंडेंसी वो बन चुकी है, खुद की सेल्फ स्टडी की टेंडेंसी जीरो है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। जो स्टूडेंट KV और NV जानते हो ना, KV NV और मिलिट्री स्कूल और ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया, और एक और बताता हूँ आपको कौन सा है, सैनिक स्कूल। इनके नाम सुने आपने? हैं? इनके स्टूडेंट से कभी मिलो आप? कोई मिला है इनके स्टूडेंट से कि भाई जैसे इन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से मैं जानता? कौन से स्कूल से पढ़े हो आप? अब आप इनसे, इनका लेवल IQ लेवल की बात कर रहा हूँ मैं खाली। जो ये आप ये पढ़ रहे हैं ना रीजनिंग फीजनिंग, इन्होंने पहले ही पढ़ ली है। तीसरी क्लास के बच्चों को चालू करते थे रीजनिंग पढ़ाना। कौन सी क्लास के बच्चे को? जोर से बोलो एक बार। थर्ड क्लास के बच्चे को रीजनिंग पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और जितने भी ये सेंट पॉल, सेंट एंसलम बड़ी बड़ी स्कूलों से पढ़े हुए ना, उनको 12वीं तक भी नहीं बताते कि रीजनिंग नाम की कोई चीज़ होती है। क्यों? खुद मास्टर रीजनिंग नहीं पढ़ा हुआ है तो तुम्हारा क्या पढ़ाएगा? इन स्कूलों के बच्चों से मिलो आप, मेंटली कितने स्ट्रांग होते हैं। इनके कंपटीशन पढ़ते ही नहीं है, कंपटीशन देने से पहले ये आप पढ़ रहे हो कोचिंग में फीस देके, ये नहीं पढ़ते। इनको पता है कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एक बार खाली मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, आइडिया हो गया ना भाई ऐसे पढ़ना है, उसके बाद सर हम पढ़ लेंगे। अब हमें पता है कैसे पढ़ना है। ये सेल्फ मेड स्टूडेंट होते हैं। क्या होते हैं ये? JLN के अंदर जाना, कभी गवर्नमेंट कॉलेज में कौन कौन पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है? कितने टीचर पढ़ाने आते हैं वहाँ पर? क्लास कभी नहीं ली। अब आर्यन कॉलेज का कौन है यहाँ पे? आर्यन, आर्यभट्ट है, डिकॉल, कोई भी प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट कौन है? कौन से कॉलेज से आप? डिकॉल के। कितना अटेंडेंस के लिए परेशान करते हैं? हाँ, क्या करा आपने? खूब जाके कॉलेज में क्या करा? एक अचीवमेंट बताओ। नाराज होने वाली बात नहीं है। आपको जबरदस्ती बुलाया जा रहा था पढ़ाने के लिए, इनको बोला जा रहा था खुद पढ़ो। भाई 1-1 लाख रुपए, 1.5-1.5, 2-2 लाख रुपए गवर्नमेंट कॉलेज का लेक्चरर एक फीस लेता है। आप देखना कभी, बहुत रेयरेस्ट होता है कि कहीं मैं ऑन कैमरा ही बातें बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर क्लासेस लेते हैं। आपको भागना पड़ता है उनके पीछे, सर पढ़ा दो, सर पढ़ा दो, सर पढ़ा दो, सर पढ़ा दो, ऐसे करना पड़ता है। उनका टाइम नहीं है, बाहर निकल, चल नहीं पढ़ा रहा, बक आया तो बातें बातें कर ली, मस्त बैठ गए, 2-4 बातें कर ली, 2 की बातें कर ली, निकल दिए। ये सब गवर्नमेंट कॉलेज की हालत बताओ क्यों है ऐसा? सेल्फ स्टडी, खुद पढ़ो। क्या बोलते हैं लोग? खुद पढ़ो। IIT में जाओ, IIT का ही पता करो। वहाँ प्रोफेसर आके पढ़ा के जाता ना 5 मिनट में, 5 मिनट में आके सवाल करा के चल जाता, खत्म लेक्चर। फिर वो बोलता है अब मूल्यांकन करो कि मैंने क्या पढ़ा है और तुम क्या जानते हो।
ऐसे थोड़ी पूरी किताब आई, थर 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 सारे क्वेश्चन गा दिए, थर थर सारी बातें बता दी, फिर वो बच्चा भौंक ऐसे बैठा हुआ है बोर्ड की जैसे, मुझे तो कुछ नहीं आया समझ में सर, बताओ क्या करूँ। तो कुछ नहीं होगा उसका। इतनी बातें जो मैं आपको कह रहा हूँ समझ में आ रही है। क्या करना है एट द एंड ऑफ द डे, सेल्फ स्टडी करना शुरू करो, खुद को मार्क्स देना शुरू करो। याद है स्कूल टाइम में एक प्रैक्टिस होती थी, टीचर टेस्ट लेता था, अपने पास वाले से कॉपी बदल लो, आप इसकी कॉपी चेक करो, आप इसकी कॉपी चेक करो, फिर नंबर दो, तो अपनी भड़ास निकालता था, काट के नंबर दूंगा। क्या था ये? वो मूल्यांकन था खुद का। क्या था वो? खुद का मूल्यांकन था। वो जो प्रैक्टिस थी ना, वो प्राइवेट स्कूलों में इतनी सी होती है, गवर्नमेंट स्कूलों में इतनी सारी होती है। खुद का मूल्यांकन कराते हैं वो लोग। क्या कराते हैं? खुद का मूल्यांकन। और ये चीज़ की जो समझ में आती नहीं है, सब पता क्या टोकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। अरे पढ़ाई खूब होती है, आपको वहाँ पीछे पढ़ना पड़ेगा। सेम यहाँ पे यही है, टीचर कम ज़्यादा पढ़ा रहा है, टीचर तो क्या प्रेशर है, प्राइवेट है सब कुछ, तो प्रेशर है, पढ़ाना पड़ता है। बाकी आप बड़े बड़े कोचिंग में जाके देखो क्या स्थिति है, लिमिटेड पढ़ाते हैं, इतना ही बोलते हैं जितना काम है, बस इतनी सारी बातें नहीं करते। 1 घंटे क्लास में 10 मिनट बोल लिए, समझा रहे आपको इतना सारा, कुछ नहीं। पढ़ना तो पढ़, नहीं मत पढ़, बाहर निकल, घर जा अपने, कोई मतलब नहीं यहाँ पर, पढ़ने के लिए नहीं तू यहाँ पर। और तेरे जैसे हज़ारों स्टूडेंट है, इतना खून नहीं पी सकता मैं। सीधा बोलते हैं वो लोग। आप बात नहीं कर सकते, दिल्ली बॉम्बे में जाओगे ना पढ़ने के लिए, टीचर से मिल नहीं सकते आप, ऐसे फेस टू फेस बात नहीं कर सकते आप। ज़्यादा कुछ आर्ग्यूमेंट करा, खड़ा हो, बाहर निकल, काउंटर से फीस लेके निकल जाना घर अपने, दूसरे कोचिंग में जा। इतनी देर लगाते हैं खाली बोलने में। तो आप समझो आप बहुत सी जगह पढ़ रहे हो, बड़े आगे बोलना पड़ता है ये सब चीज़ें। आप पढ़ते नहीं हो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो सेकंड बात, एक चीज़ और समझो। देखो मुझे एक चीज़ समझाना आप, कि आपके दिमाग में इतनी सारी बातें बोलने के बाद मैंने जो चिल्लाया, इससे क्या समझ में आया आपको? ठीक है, देख रहा है, गारंटी बता रहा हूँ, ऐसे डायग्राम कोई टीचर आपको पढ़ाते लाइव क्लास में भी दिख जाए तो उनके इमेज के कट शॉट होते हैं, खाली क्या होते हैं वही पढ़ाता है वो। देख लो डायग्राम बन गया। अब इन दोनों में डायग्राम दिख रहा है क्या हुआ है, आपके सामने बनाया ना मैंने, तो आपको आपकी इसकी ज्योमेट्री का इमेजिनेशन हो गया। मैं क्या पूछूंगा, अरे ताऊ रुक जा, ABCD दिख रहा है आपको, और ABCDEF, BDEF दिख रहा है। 2 वर्ग हैं, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, दिख रहा है आपको। अब ये बातें डायरेक्ट, अब ये मैंने लिख दी ना, अब दिमाग में डायरेक्ट रखनी है आपको। मुझे बताओ कि अगर मैं इसकी साइड A मान लूँ, क्या मान लूँ, A मान ली, तो ये डायगोनल है, ये कितनी होगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी कितनी होगी, और ये भी कितनी होगी। मुश्किल सवाल नहीं है, सिर्फ चित्र बने में एग्जाम में आता है, अपन कन्फ्यूज होते हैं। अब बताओ इस छोटे वाले का ABCD का एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा बताओ, A², और इसका एरिया कितना होगा, BDEF का। अगर दोनों का रेशियो लूंगा, देखो डिवाइड कर दूं दोनों को, A² से A² कट जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी अगर इसका एरिया 1 होगा तो इसका डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 2 होगा। हाँ है ना, तो बोलो। दिख रहा है डायग्राम आपके सामने बनाया ना। अब ये चीज़ें क्या है, एक्चुअल में मुझे थोड़ा समय लगता है, जब मैं आपको चीज़ें रिप्रेजेंट कराना शुरू करा दूंगा ना, तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएगी। क्लियर है? ऐसा कोई डायग्राम आएगा, बना कर लोगे, हाँ है ना, वो जल्दी से, बहुत बढ़िया। अब लिखो, हेडिंग डालो रेक्टेंगल, आयत, रेक्टेंगल और आयत। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं मतलब बताना चाहता हूँ, पर यहाँ पे कोई काम की नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही काम का है, अपन को एरिया की बात करनी है। इसके अलावा अपन ने बता दिया किसका एरिया ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, एरिया कैसे निकालना है, अंदर सर्किल बनेगा, बाहर सर्किल बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनता। ठीक है ना। अब आयत की बात कर लेते हैं। आयत कैसी आकृति होती है, यह आयत हो गया, ठीक है, ABCD, ठीक है। इससे L बोलते हैं, इसे B बोलते हैं। ये L और ये B, ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी होती है, पैरेलल। कैसी होती है भाई,
कैसी होती है? समांतर। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? समांतर। ये सब प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री के। और इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है इसकी? सबसे लंबी भुजा होती है विकर्ण। ठीक है। अब देखो अगेन इस डायग्राम को ध्यान से समझना आप। ये दोनों भुजाएं अलग अलग है। इधर देख लो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ समझोगे ना तो आपको बाहर ज्योमेट्री में सब चीज़ समझ में आएगी। दोनों भुजाएं देख रहे हैं अलग अलग है, तो क्या ये दोनों कोण बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे। ये 90 का है। इन दोनों कोणों के बारे में अपन को कुछ भी पता नहीं है, ना इसके बारे में पता है ना इसके बारे में पता है। पता है क्या अपन को? हाँ है ना, बोलो। तो इसका मतलब है कि क्या आयत के अंदर जो विकर्ण है शीर्ष कोण का समद्विभाजन करती है? शीर्ष कोण का समद्विभाजन करती है। शीर्ष कोण का मतलब क्या है? क्या डायगोनल वर्टेक्स एंगल का बाइसेक्ट करती है? नहीं करती है। इसमें क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये दोनों साइड अलग अलग है, तो ये दोनों एंगल अलग अलग होंगे। इधर भी दोनों एंगल अलग अलग होंगे, तो अलग एंगल अलग है, तो मतलब क्या होगा? बाइसेक्ट नहीं करेगी। दूसरी बात, यहाँ पे इस कोण का देखो, ये अल्फा होगा तो ये क्या होगा? बीटा होगा। दोनों एंगल अलग अलग होंगे। और इससे पहले वाला जो स्क्वायर बनाया था अपन ने, ये देखो कहाँ गया, ये देखो, ये 45 बना था ना, ये भी कितना बनेगा? ये वाली बात, बाइसेक्ट करना वर्टेक्स एंगल को। ये वर्टेक्स एंगल होता है ऐसे। अब ये डायगोनल है ना, ये वर्टेक्स एंगल को क्या कर रही है? ऐसे कैसे क्या कर रही है? काट रही है। दिख रहा है ना आपको? यूं काट रही है। तो ये बराबर काटेगी। किस में काटेगी? वर्ग में। आयत में नहीं काटती है। दिख रहा है आपको ये बात? ये दोनों एंगल अलग अलग होते हैं, अल्फा और बीटा। अब आप मुझे बताओ, ये 90 डिग्री का कोण है, ये दोनों एंगल अलग अलग है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा ना। ये क्या हो गई भाई? किसके बराबर हो गई? विकर्ण के बराबर हो गई। क्लियर है? तो पहली चीज पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी परिमाप। कितना होगा भाई? 2l प्लस बी। इसका एरिया, क्षेत्रफल l इंटू बी, ये होगी बात। इसकी डायगोनल की लंबाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कोई दिमाग में चीज़ आ रही है आपके? अब एक चीज़ और सीखो आप। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? देखो, लंबाई और चौड़ाई का योग है, उसका स्क्वायर कर रहा हूँ, तो होल स्क्वायर बनेगा। तो क्या बनेगा? बनेगा। अगर इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, इस वाले को, तो डी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस होता है। यहाँ पे देखो क्या आएगा? एल प्लस बी का होल स्क्वायर। देख लो आप क्या लिखा है बेटे, बताओ आप क्या क्या चीज को नहीं नोट किया? एल प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरी बात किसके बराबर है? डी स्क्वायर के। और एल इंटू बी क्या होता है? तो इसमें सब चीजें आ गई, परिमाप भी आ गया। ये एल प्लस बी क्या है? देखो, अगर मैं एल प्लस बी में से 2 हटा दूंगा तो क्या होगा? परिमाप का आधा एस की वैल्यू हो गई, सेमी पैरामीटर हो गया। तो सेमी पैरामीटर की वैल्यू, सेमी पैरामीटर, एरिया और डायगोनल, तीनों चीजें एक ही फॉर्मूले में आ गई। लिख लो सारी बात, तीनों बातें एक ही फॉर्मूले में। ये आ रही बात समझ में सबको? कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है। अब एक पॉइंट इसमें लिखो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अच्छा, आपके दिख रहा है रूम है आपके सामने, 4 दीवारें कौन सी है?
अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि इसमें खिड़की बोर्ड ये कुछ भी नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, तो 1 2 3 और 4 4 दीवारें, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी आकृति की बात कर रहा हूँ, किसी की भी, क्या होता है, परिमाप इंटू ऊंचाई, परिमाप इंटू ऊंचाई। हमेशा ध्यान रखना क्या होता है ये, पेरीमीटर इंटू हाइट। आ रही बात समझ में? पेरीमीटर क्या होता है बताओ, इसमें अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूंगा तो पेरीमीटर क्या होगा बताओ, 2l प्लस बी, और हाइट कितनी होती है, h। h हाइट होगी ना, देनी पड़ेगी, b क्यों होगी, क्वेश्चन में हाइट देनी पड़ेगी, इतना ऊंचा कमरा है या दीवार की ऊंचाई इतनी है। जैसे अपन कोई प्लॉट के ऊपर बाउंड्री बनाते हैं ना, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछता है अपन से, वो बोलता है कि उस प्लॉट की बाउंड्री वॉल बनाने में कोई खिड़की कोई दरवाजा नहीं है, तो बोलता है इतनी ऊंची दीवार बनाई गई तो कितना एरिया घेरेगी वो। हरी बात समझ में, इतने लंबे इतने चौड़े प्लॉट के ऊपर, तो ये उसका निकालने का तरीका है। आगे बढ़े, समझ में आ गई बात आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स की। अब इसमें लिखो रास्ता, पाथ, पाथ, रास्ता। देखो भाई, ए बी सी डी क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ये इसकी लंबाई है और इसकी क्या है, चौड़ाई है। अब इसने क्या करा, इस प्लॉट की बाउंड्री पर एक रास्ता बनाया अंदर की तरफ, x मीटर चौड़ा। कितना मीटर चौड़ा, देखो कैसे बनाया, सॉरी, कितना मीटर चौड़ा है भाई, पता पड़ रहा है आपको, ये देखो ये x मीटर चौड़ा है, रास्ता बनाया, ठीक है। तो आप मुझे खुद बताओ कि अंदर वाला जो आयत होगा उसकी लंबाई कितनी होगी, हाँ क्यों होगी, ये पूरी L है, इधर से x की स्ट्रिप हट गई, इधर से x की स्ट्रिप हट गई, 2x हट गया, हाँ है ना बोलो, तो 2x कम कर दिया। ऐसे ही चौड़ाई में बताओ क्या होगा, ये चौड़ाई होगी ना इसकी वाली, तो ये कितनी होगी, यही होगी। तो अब मुझे अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है, ये रास्ता निकालना है कि रास्ता कितना एरिया कितना घेरेगा। इसमें लिखा हुआ आएगा पत्थर लगाने के, टाइल लगाने का पैसा इतने रुपए लगेंगे, कितने रुपए लगेंगे, निकालने का काम आता है। तो पूरा अंदर वाले को पी क्यू आर एस मान लूँ, देखो अंदर वाले को पी क्यू आर एस। तो आप बताओ कि अगर मैं आयत ए बी सी डी का एरिया निकालूं और माइनस कर दूं एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, तो क्या वो पाथ का रास्ता नहीं आ जाएगा, पाथ का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, रास्ता ही बचेगा। तो ये कितना होगा, सॉरी, एल इंटू बी माइनस एल माइनस 2x इंटू बी माइनस 2x। इसको सॉल्व करोगे तो किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। अपन ने आयत कैसे बनाया, इनसाइड, कैसे बनाया इसमें, इनसाइड। ऐसे आउटसाइड भी बनता है, क्या बनता है ऐसे, आउटसाइड बनने का मतलब क्या होगा, उसमें क्या होगा 2x प्लस हो जाएगा, हाँ है ना बोलो भाई। बाहर की तरफ बनेगा तो क्या होगा, अंदर एक आयत है और देखो जैसे अपना प्लॉट है ना, तो प्लॉट के बाहर की तरफ बाउंड्री बना रहे हैं अपन, बाहर की तरफ रास्ता बना रहे हैं ना, तो उसमें क्या होगा 2x प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगी वो, हाँ है ना बोलो। अब दूसरा देखो, आराम से स्लाइड से सब नोट कर लेना आप लोग, है ना।
दिख रहा है? अब ये रास्ता कैसा बना हुआ है? प्लॉट के बिल्कुल मध्य से एक रास्ता यूं जा रहा है और एक रास्ता यूं जा रहा है, दिख रहा है आपको? अब देखो इसमें क्या हो रहा है। ए ए बी सी और डी, ये अपना आयत है, इसकी लंबाई एल है और चौड़ाई क्या है? तो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? ये देखो, इस रास्ते का निकालना है, ये पूरा रास्ता। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो? इन सब के शॉर्टकट्स होते हैं, अपन को शॉर्टकट्स पे ध्यान नहीं देना है, अपन को ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना? अब मुझे बताओ कि अगर ये लंबाई एल है और सब जगह से एक्स मीटर चौड़ा है, ये सब जगह कितना चौड़ा है? ये एक्स है और यहाँ पे भी कितना है? एक्स है, दिख रहा है? तो मुझे किसका एरिया निकालना है? सिर्फ ये स्ट्रिप दिख रही है ना, पाथ स्ट्रिप बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? इस पाथ को स्ट्रिप भी बोला जाता है, पाथ या फिर स्ट्रिप बोल लो आप, रास्ता या फिर पट्टी। क्या बोलते हैं भाई? पट्टियां बनाई ना अपन ने, गार्डन के बीचों बीच चौकोर पट्टियां बनाई लोगों को घूमने के लिए, है ना? कई बार क्या होता है, किसान क्या करता है, अपने प्लॉट के चार टुकड़े कर लेता है। इधर गेहूं बा दी है, इधर कोई सब्जियां बा दी, इधर कोई पेड़ उगा रखे हैं, या इधर फिर पुदीना धनिया ऐसी कुछ चीज़ें पालक वालक, तो चार टुकड़े कर दिए उसने और चारों को अलग अलग कर रखा है। समझ रहे हो आप बात? तो बीच में कैरियर चल रही, रास्ता आने जाने का, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप मुझे बताओ कि अगर देखो इसकी चौड़ाई कितनी एक्स है, कितनी चौड़ाई, और इसकी लंबाई कितनी होगी? है ये वाली एल होगी। तो देखो मैं इसके नाम कर देता हूँ इसको, पी क्यू आर और ये एस, है ना? और इसको नाम देते हैं अपन यू वी, नहीं यू वी नहीं दे सकते अपन, पी क्यू आर एस हो गया ना। इसको नाम देते हैं एल एम एन ओ। बहुत है। दो स्ट्रिप दिख रही है आपको, स्ट्रिप पे ही फोकस करना है और कहीं फोकस नहीं करना है। तो आप मुझे बताओ कि पहली स्ट्रिप जो है पी क्यू आर एस का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बताओ क्या होगा? एल गुणा एक्स। और एरिया ऑफ एल एम एन ओ का क्या होगा? बी इंटू एक्स। क्यों होगा? स्ट्रिप की चौड़ाई तो एक्स है और लंबाई कितनी हो जाएगी? जैसे इतनी है बी की बी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? बी एक्स हो गई। अब आप देखोगे कि अब मैंने क्या करा, जब दो बार इसको स्ट्रिप का एरिया नापा ना, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो बीच में देखो ये वर्क बन रहा है ना, इस वर्क को नाम देते हैं अपन पी क्यू आर एस हो गया, एल एम एन हो गया, ई एफ जी एच। दिख रहा है आपको? अंदर वर्क बन रहा है। तो एक बार स्ट्रिप को जब ऐसे लिया तो भी आ गया और ऐसे लिया तो भी आ गया, दो बार आ गया ये वर्क। कितनी बार आ गया? तो इसको माइनस कर दो। एरिया ऑफ ई एफ जी एच कितना होगा भाई? एक्स स्क्वायर। तो अगर मुझे रास्ते का स्ट्रिप का एरिया निकालना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? एल एक्स प्लस बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। इस पट्टी का क्षेत्रफल, इस पट्टी का क्षेत्रफल, और माइनस क्या कर दिया? एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक बार इधर से गया तो भी वो आ गया था, एक बार इधर से गया तो भी आ गया था, तो एक बार माइनस कर दिया। एक ही बार लेना है। कितनी बार लेना है अपन को? एक बार। देख लो फटाफट। कर लिया नोट सबने? रास्ते इसी तरीके से बनेंगे, देखो एक और ये दो।
ये स्ट्रिप जो बनी है ना बिल्कुल मध्य में बनेगी। वो लिखा हुआ है कि जो रास्ता बनाया गया है वो कैसे बनाया गया है, अंदर की तरफ बनाया गया है। ऐसा कैसा बाहर की तरफ भी बनता है, कैसे बनता है, बाहर की तरफ। वो अपन को ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। दोनों में बस एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, इतनी सी बात होती है। आगे बढ़े, अब लिखो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम या पहले रोम्बस लिख लो, रोम्बस। क्या बोलते हैं भाई इसको, समलंब बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, हाँ सम चतुर्भुज बोलते हैं ना इसको। सम चतुर्भुज। अच्छा इसकी आकृति कैसी होती है, इसमें बन जाएगी क्या, ऐसा होता है ये। अब वो काइट लग रही होगी, काइट नहीं है ये, ठीक है ना। पैरेललोग्राम है, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल, दो सम चतुर्भुज एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल समझते हो ना आप, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना, ठीक है। तो इस तरह की आकृति क्या बनती है, रोम्बस बनती है। अब देखो इसकी ये साइड कितनी होगी, ए ए ए और ए। ये इसकी डायगोनल D1 है और एक डायगोनल क्या होगी इसकी, D2। इसमें ध्यान रखना कि दोनों डायगोनल एक दूसरे कितने डिग्री पे काटती है, 90 पे काटती है। कितने डिग्री पे काटती है, 90 डिग्री पर। तो इसका जो एरिया निकलता है रोम्बस का, वो एरिया निकलता है हाफ D1 इंटू D2। क्या निकलता है, हाफ D1 इंटू D2। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला याद रखना, उसके अलावा कोई चीज़ ध्यान मत रखना इसकी। रोम्बस में दो ही बातें याद रखना जो मैंने बताई थी आपको, ABCD। एक क्या है, सम चतुर्भुज है, इसकी दोनों विकर्ण की लंबाई अलग अलग होती है पर दोनों एक दूसरे कितने डिग्री पे काटती है, 90 डिग्री पर। इतनी सी बात याद रख लोगे तो भी बहुत है आपके लिए, ज़्यादा याद मत करना, ठीक है। आया ना, बोलो भाई। अगला डायग्राम क्या बनेगा इसके बाद, पैरेललोग्राम बना दे। पैरेललोग्राम कैसे बनाया जाए, यही होगा पैरेललोग्राम, है ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं अपन, पैरेललोग्राम। दो इक्विलेटर नहीं, और भी बनते हैं, जनरली बोलते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल। दो इक्विलेटर ट्रायंगल को जोड़ दोगे ना तो आपको हमेशा रोम्बस बनेगा। हाँ ऐसा भी बोल सकते हो, अलग अलग है बातें, पर जनरल बोलते हैं कि इक्विलेटर ट्रायंगल दो एक के ऊपर एक रख दो तो 99% क्या बनेगा आपका, रोम्बस बनेगा। याद रखने की बात है, वैसे ऐसे याद नहीं करते हैं इसको, है ना। देखो भाई ये चीज लिखा है पैरेललोग्राम, ऐसा ही होता है ना भाई। ABCD एक पैरेललोग्राम है, दिख रहा है आपको, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो अब मैं यहाँ पे देखो अगर आपको समझाऊं तो इसका जो एरिया निकलेगा, देखो इसकी मान लेते हैं ये L होगी और ये B होगी। ये लंबाई और ये लंबाई क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, अब कई लोग क्या एरिया नहीं निकाल पाते। इस पे क्या गिरेगा, देखो ये 90 डिग्री गिरेगा, गिरेगा। तो क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट। इसकी हाइट क्या होगी, h। तो आप लिखोगे एरिया क्या होता है इसका, बेस, बेस मतलब L इंटू h। ऐसे निकालते हैं। इधर से भी ऐसे का सेम, ऐसे का ऐसा। देखो हाइट कहाँ गिरती है इसके अंदर, इधर की तरफ गिरती है ना, ये यूं भी गिरती है। तो आप ध्यान से देखोगे तो अगर इतने से हिस्से को देखोगे तो रेक्टेंगल, इसको छोड़ दो, रेक्टेंगल बन रहा है।
तो रेक्टेंगल क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, तो ये भी नहीं रास्ता, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, ये तो पूरा देखो रेक्टेंगल बन रहा है ना, दिख रहा है आपको, बस यही होता है बेस इनटू हाइट। और सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा काम आता है ये, इसकी बहुत प्रॉपर्टी है भाई साहब, ज्योमेट्री में बहुत काम आता है ये पैरेललोग्राम। और क्या बच गया भाई, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। ऐसे होता ना भाई, ए बी सी और डी, ठीक है। ये दोनों आपस में कैसी होती है भाई, पैरेलल। इसमें भी देखो ये आपस में क्या होती है, पैरेलल। क्लियर है, हाँ या ना बोलो भाई। अब इसमें देखो दो साइड कैसी होती है आपस में, पैरेलल होती है, तो इसका एरिया कैसे निकलता है, इसका निकलता है, देखो इसको नाम देते हैं अपन ए बी, और ये इधर से क्या गिराएंगे अपन, ये होगा हाइट होगी इसकी, तो अपन बोलेंगे इसका एरिया कैसे निकलता है, आधा ए प्लस बी इंटू एच। समांतर या जो आपस में भुजाएं क्या है, पैरेलल है, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई का आधा, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई का आधा, समझ गए बात। और जनरल फॉर्मूला भी लिख लो एक, कौन सा फॉर्मूला लिखोगे आप, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का, एरिया निकालने का, ये भी ध्यान रखना आप। इसमें भी ईरोस फार्मूला लगता है क्वाड्रिलेटरल में भी, है ना, उसमें खाली डी आ जाता है बस, और कुछ भी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है वैसे। और क्या रह गया, कोई आकृति रहेगी, ट्रेपेजियम हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। इन सर्कल सर्कम सर्कल सारे बता दिए मैंने आप लोगों को ना, ठीक है। करे भाई क्वेश्चन अब, 99.9% नहीं 100% सारी बातें आ चुकी है, आपके जो काम की बातें हैं वो ध्यान रखना। अच्छा अब, हाँ कोई और सरदर्द है ही नहीं, क्योंकि अपन पढ़ रहे 2D है। अभी मैं इसमें और 4 बातें बता दूंगा, आपके कोई काम की है नहीं, वो सब ज्योमेट्री में काम आएगी। जो यहाँ पे जरूरत है मैंने बता दिया कि कौन कितने डिग्री पे कटता है, किसका कौन संधिभाजक होता है, किसका नहीं होता है, भाई इतना ही ध्यान रखना। बाकी चीज, अब जैसे पैरेललोग्राम है ना, इसमें बहुत सारी बातें हैं, ये पूरी ज्योमेट्री है, पूरी है पैरेललोग्राम, 90% ज्योमेट्री है, 90% सवाल ज्योमेट्री में आते हैं, पैरेललोग्राम से आते हैं, बाय डिफॉल्ट पैरेललोग्राम होता है वो। क्योंकि पैरेलल साइड बनते ही आप देखना, चाहे आप कोई सी भी थ्योरम पढ़ लो, थेल्स थ्योरम पढ़ लो, ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ लो, ज्योमेट्री के अंदर बता रहा हूँ, उनमें सब में इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बिना काम होता ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है, इसलिए ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा बोलते क्या होगा, सरदर्द हो जाएगा। अपन को बात सिर्फ क्या निकालना आना चाहिए, एरिया, क्या निकालना आना चाहिए, उसके बाद मत ध्यान देना कोई भी चीज़, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो भाई, छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। सॉरी, जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल ट्वाइस इट्स ब्रेथ, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। इफ इट्स लेंथ
decreased by 5 centimeter, and breadth is increased by 5 centimeter. The area of rectangle, then area of a rectangle is increased by 75 centimeter square. Find the length of rectangle. अच्छा, इसी प्रश्न को मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना और धीरे धीरे लिखना। एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। यदि इस आयत की लंबाई को 5 सेंटीमीटर से कम कर दिया जाए, यदि इस आयत की लंबाई को 5 सेंटीमीटर से कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 5 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए, दोनों 5-5 ही है क्या? 5 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए, 5 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए, तो आयत का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई बताओ। अब आपके दिमाग में सवाल देखो, कई लोग इसको क्वाड्रेटिक में भी फ्रेम कर सकते हैं। क्या बना सकते हैं इसकी? अपन को क्वाड्रेटिक नहीं बनानी है। देखो मेरी बात को सुनना आप। देखते हैं, दिख रहा है आपको? सबने क्वेश्चन लिख लिया भाई, हिंदी में भी बात समझ में आ गई। एक बार लंबाई को कम किया, चौड़ाई को बढ़ा दिया, क्षेत्रफल बढ़ गया, तो अपन से पूछा लंबाई बताओ। आप बताओ, ये वास्तविक आयत था, इसकी लंबाई कितनी है? L, और चौड़ाई कितनी है? B। तो पहली बार ये कह रहा है कि जो इस आयत की लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है। तो यानी कि अगर मैं इसको 1 मान लूँगा या इसको x मान लूँ, x ही मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो ये कितना होगा? x स्क्वायर। ये क्या था? कांग्रेस का हाथ है, उड़ा दूंगा। फालतू की बात करी। तो अब तुम खुद देख लो तुम्हारा स्तर क्या है। मास्टर तुम्हारा कैसे पढ़ा? तुम्हारे को 9वीं 10वीं का मास्टर आके पढ़ाना चाहिए तुम्हारे को। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत गुनाह किया है मैंने। मैं टीचिंग लाइन ज्वाइन कर ली, कई बार सोचता हूँ मैं से। अपने आप को स्टाइलिश बना के रहने से, एटीट्यूड से रहने से कुछ नहीं होता। जिनकी सरकारी नौकरी लगी होती है उनको देखो कैसे होते हैं वो, ना उनकी शकल होती है ना सूरत। ऐसे शाहरुख खान जैसे सरकारी नौकरी में दिखते हैं क्या आपको? कभी दिखा है कोई सुपरस्टार आपको? कोई नहीं होता। बिल्कुल पोंगे, चश्मे लगाए हुए अजीब से दिखते हैं वो। पतले दुबले से बेचारे गरीब से होते सकता है। कहाँ ये बेचारा गरीब आ गया सरकारी नौकरी के अंदर, दिन रात झोंकते हैं वो अपने आप को। शाहरुख खान की कोई जरूरत नहीं है वहाँ पर, बॉलीवुड पूरा इंतजार कर रहा है। आप वहाँ जाओ, एक्टिंग वैक्टिंग करनी है आपको, स्टाइलिश बनना है, वहाँ जाओ। आपको सीरियसली बता रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मेरी इस क्लास में अगर 20 बच्चे बैठे ना, तो मैं तो कहता हूँ 20 में से 10 ही पढ़ो, उस 10 में से 8 सिलेक्शन होंगे। मैं यहाँ 100 पढ़ा के 100 की गारंटी नहीं ले सकता। अगर कोई आके क्लेम भी कर दे ना, हम गारंटी लेते हैं 100 का सिलेक्शन कराएंगे, तो भाई आप ही अपने पास रखो गारंटी। मैं तो 100 को पढ़ा के भी 10 सिलेक्ट कराऊंगा, इससे बड़ा 10 को पढ़ा के 8 को सिलेक्ट कराऊंगा, वो बढ़िया है ना। पढ़ना है नहीं अपन को, वही ले दे के बाद रामायण घूम फिर के बस वहीं आ जाती है। पढ़ना खुद को नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो, ये x है और ये कितना होगा? दुगनी हो गई। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? होगा। अब इसने क्या बोला? अब इसके दिमाग में क्या सूझी दोबारा? देखो, ये पहली बार में कंडीशन हुई। अब इसने क्या बोला कि मैंने इसकी लंबाई को कितना कम कर दिया? ये तो लंबाई हो गई।
और चौड़ाई सॉरी x प्लस यही होगा। तो अब इस कंडीशन में अगर क्षेत्रफल निकालूंगा तो L इंटू बी बराबर क्या आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? अब इसका क्षेत्रफल जो आया ये L इंटू बी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ? लेंथ ऑफ ब्रेथ चेंज हो गई। तो ये L और B तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, इसको ऐसे ना लिख के देखो, बताता हूँ, इसका नया लिखना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, या डैश लिख लो, L डैश B डैश लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे। ये नया आ गया। तो इस वाले एरिया में मतलब ये जो L इंटू बी है ये बराबर 2x² है। इसमें इसमें कितना फर्क आया? मतलब कौन बढ़ा? ये वाला बढ़ गया, ये कम हो गया और ये बढ़ गया। तो अब बताओ मुझे इसको कंपनसेट करना है तो इन दोनों को इंटू कर सकता हूँ क्या मैं? इंटू करो, क्या आएगा बताओ यहाँ पर, जल्दी बताओ। है देखो इसको L डैश B डैश क्या लिखूंगा यहाँ पर बताओ? दो दूनी ये हो गया 10x और -5x, तो +5x बचेगा और माइनस कितना आएगा? आएगा? कोई दिक्कत है किसी को? अब आप बताओ कि 2x² का मतलब कितना होता है? उधर से देखो 2x² मतलब क्या है? LB। और इसका मतलब क्या होगा? LB प्लस 75। ध्यान से समझना, देखो एक एक चीज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप ऐसे नहीं करोगे एग्जाम में, आपके दिमाग में कुछ और चलेगा। ये जो नया वाला क्षेत्रफल है पुराने वाले से 75 ज़्यादा है, और ये 2x² का मतलब क्या होता है? ये आएगा। किसी ने दिमाग नहीं चलाया होगा, गारंटी बोल रहा हूँ। ये चलाया क्या? ये चलाना है। LB से LB क्या हो गया? कट गया, समाप्त हो गई कहानी सारी। बचा क्या? देखो क्वाड्रेटिक भी हट गई, LB भी हट गया, बचा क्या? x। अब ये 25 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100। तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अगर x की वैल्यू 20 है तो ये कितना होगा? और ये कितना होगा? 20। पूछा क्या है? कितनी होगी? तो लिख लो फटाफट। भाई मेन पता होना चाहिए हो कैसे रहा है, आप कैसे भी करो, करना यही है। कई लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने लग जाते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, फिर वो वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू आएगी, वो आएगी, वो करता रहता है पागलों की। अपन को करना ही नहीं है, अपन को सब कंपनसेट करना है। ये ध्यान रखना, देखो यहाँ पर, ये देखो ऐसे ऐसे कम ऐसे करके बता रहा हूँ, ये 2x² जो LB की वैल्यू है ना, ये देखो ये रही यहाँ पर, ये रही, इसको कंपनसेट किया अपन ने। कैसे? कैसे नहीं हो रहा है? हम्म 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 मतलब 40 × 10 कितना हो गया? ठीक है, और दूसरा कितना आएगा? 35 × 25 कितना होगा? 875 होगा ये। क्या दिक्कत? नहीं, नया वाला ज़्यादा है, नया वाला ज़्यादा होना। हाँ, तो ये कितना आया? इसको इंटू करें कितना आएगा? हाँ, गलती गलती क्या कर? हाँ सही तो है, 10 लिखवा दिया आपने भाई। हाँ, वो रेशियो के हिसाब से कर रहा होगा भाई, वैल्यूज पे कर सकता है, वो दिक्कत थोड़ी ना है।
ऑप्शन में ऐसा कभी होता ही नहीं है। 30 और 10 पे बता रही है मैडम। कैसे बता रहे हो आप, बताना मैडम। 30 इंटू मान लिया, और यही ज़्यादा है। अच्छा, अब आपका कंसर्न क्या है? बेवकूफ़ हो आप, बेवकूफ़ हो आप। एक मिनट रुक जाओ ना भाई, बेवकूफ़ हो आप। इसमें क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट 1 क्या लिखा हुआ है? क्या है आपने? बस आप सोच के आपकी भाषा में जवाब देंगे आपको। डबल होनी चाहिए ना, डबल हो ही नहीं रही है, ट्रिपल कर दिया आपने। 10 की 30 ले ली, या तो 20-40 लो आप। डबल लेनी है ना आपको, ट्रिपल क्यों ले लिया आपने? वाह भाई वाह। मैं भी सोच रहा हूँ 10-30 बोल कैसे रहो आप, यहाँ पे डबल दे रखी है, ट्रिपल क्यों ले लिया आपने? ठीक है, इसीलिए कहते हैं हम पढ़ो। क्या आप बोल, वो वैल्यू के हिसाब से सही है, रेशियो के हिसाब से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 2-1 नहीं दे रखा तो फिर 2 आंसर होते ना अपन, फिर कैसे बोल लेते? अपन बोल ही नहीं पाते। अरे बहुत सारे क्या, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आंसर। और क्या बताएं आपको? बुक लाया क्या कोई? बुक, किताब है? निकालो कोई भी किताब लाया तो भाई। है? बुक निकालना भाई, बुक दो। भाई देखो, चैप्टर 8 है आपका, मेंसुरेशन पार्ट 1। जितनी सारी चीज़ें मेरे को लिखानी थी वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, आप आराम से इसको चेक कर लेना। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना कि सर ये बात समझ में नहीं आई। सारी बातें मैंने लिखा दी जो भी थी इसमें। पॉलीगन के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया है। मेंसुरेशन में पॉलीगन का कोई सरदर्द नहीं है। पॉलीगन का सरदर्द ज्योमेट्री में, यहाँ पे मेंसुरेशन में दे रखा है, आप मत ध्यान देना। ठीक है, ये देख लो सारे रास्ते, देखो सारे डायग्राम जो मैंने बताया था, सेक्टर बता दिया, सर्किल, रास्ता, ये अंदर रास्ता, बाहर रास्ता, दिख रहा है सर्किल, चरने वाला सवाल थे, याद है, ये बता दिए। सेमी सर्कल बता दिया पूरा। जितने भी आपके डायग्राम्स है सारे आप देख लेना आराम से। ठीक है, अब देखो आपका सवाल पहला देखो इसमें, फाउंडेशन पार्ट 1। ठीक है, इसमें पहला सवाल लिखा था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। मतलब एक आयत की लंबाई जो है ना, आयत की लंबाई, देखो ऐसे ले लेते हैं। अपनी बुक लाना शुरू कर दो भाई, अब बुक से सवाल करेंगे ना, जबरदस्ती के सरदर्द मैं क्यों लूँ भाई? ज़्यादा अच्छा पढ़ाना भी बेकार है, देख लिया मैंने, उतना ही पढ़ाओ। कहते हैं ना डॉक्टर जैसे दवाई बोलता है 5 ml दवाई पिलाओ तो 5 ml ही पिलानी चाहिए। 10 ml देने से बुखार तुरंत ठीक नहीं होता है, और ज़्यादा पढ़ाने से भी स्टूडेंट कभी ज़्यादा होशियार बनता नहीं है। मैं इतना पढ़ा के देख लेना आप लोगों, आपके नील बटा नील एक्सप्रेशन है, आपके जीरो है, एफर्ट्स जीरो है आपके। एफर्ट्स जितने अच्छे लगेंगे उस दिन मैं अपने हिसाब से पढ़ाना शुरू कर दूंगा आपको। एफर्ट्स दिखाओ आप। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो देखो ये तो लंबाई हो गई, और ये क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। तो सवाल में लिखा था लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो मैंने क्या मान लिया, अगर ये x है तो ये कितनी होगी? x प्लस 2। और बोल रहा है कि इसका जो परिमाप है, पेरीमीटर है, वो कितना दे रखा है अपन को? 48 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अपन से पूछा इसका एरिया क्या होगा। ये क्वेश्चन 1 है आपकी बुक का। कल से अपन, अगर कल अपन आप टाइम दोगे तो कल अपन इस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे इसी से बढ़ेंगे अपन। ठीक है ना? देखो अब मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन के अंदर, अपन को पता है पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस बी बराबर कितना होता है?
तो आप बताओ एल प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? 24। एल कितना है यहाँ पर और बी कितना है? बराबर कितना होगा? 24। 2x प्लस 2 बराबर कितना होगा? 24। x बराबर कितना आ जाएगा? 11। x बराबर 11 आएगा ना? x बराबर 11 है तो एरिया निकालना, तो एरिया कैसे निकालोगे? बताओ लंबाई कितनी होगी इसकी? 11 प्लस 2 13। और चौड़ाई कितनी होगी? तो l इंटू बी करना है, तो 11 इंटू 13 कितना होता है? आ रही बात समझ में? 143 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन करके देखना। सिर्फ आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है? फाउंडेशन। कल क्लास में उसी को अलाउड करूंगा जो बुक लेके आएगा और फाउंडेशन करके आएगा। क्लियर? क्योंकि मैंने देख लिया ज़्यादा पढ़ा के और आपको यूँ बोलने से कि भाई आप क्वेश्चन सारे कर लेना, खुद कर लेना, कोई डाउट पूछ रहा नहीं है, किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक दो स्टूडेंट है जो अच्छा पढ़ के अच्छा कर पा रहे हैं। बाकी सबको क्या चाहिए कि कोई किताब हो उसको पूरा सॉल्व करा दो, सर हमें इस किताब के क्वेश्चन आने चाहिए। आपको किताब के क्वेश्चन सारे आ जाएंगे, गारंटी इस चीज़ की। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। सॉरी। क्या चल रहा था कि नहीं चल रहा था ये? है? हो गया? इसको सेव कर देना भाई, ठीक है ना? आपको सारे फॉर्मूले मैंने पढ़ा दिए।